अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन या पीजी स्तर पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को अगले 10 मिनट दीजिए, केवल 10 मिनट, और आप फिर हमेशा इस चैनल पर आने वाली वीडियोस का इंतजार करते रहेंगे। इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल थियरी को कैसे समझ सकते हैं और खास तौर से स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसका पॉलिटिकल थियरी, राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक सिद्धांत में कितना इंपॉर्टेंस है, इसको समझाया है। ये वीडियो खासतौर से टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और एक हद तक नेट जेआरएफ के एग्जाम्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थी यदि इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अच्छे स्तर तक लाभान्वित होंगे। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के सभी पाठकों को नमस्कार। ये एक नई क्लास है और इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस की थियरीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस समय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूपी पीजीटी और टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी और नेट जेआरएफ के एग्जाम्स आने वाले हैं। DSSS पीजीटी की वैकेंसीज जस्ट आने में है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट आ गया है जिसमें पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसीज नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक DSSS पीजीटी यानी दिल्ली में लेक्चरर पीजीटी का एग्जाम भी आने वाला है। तो इन सब के मद्देनजर आप सब साथी बहुत दिन से कह भी रहे थे कि हम अब कंटेंट पे बात करें। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी चैनल पर इस समय लगभग 100 से ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर वीडियोस आपको बुक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करती मिलती हैं। आपके दिमाग में पॉलिटिकल साइंस की तैयारी को लेकर जितने भी सवाल हैं, मैं समझता हूँ कि लगभग उन सभी के जवाब आपको पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर अब तक मिल जाएंगे। उसमें ऐसी भी कुछ वीडियोस हैं कि हमको ओपी गावा सर की किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, पहली किताब बिगनर्स के लिए राजनीति विज्ञान में कौन सी होनी चाहिए, कौन सी 5 सबसे अच्छी किताबें हैं, कौन से बेहतर प्रैक्टिस सोर्सेज हैं, और उसके अलावा DSSS पीजीटी, यूपी पीजीटी और जीडीसी जैसे एग्जाम्स के डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कशन विद आंसर्स मौजूद हैं, जिसको लगभग 2 लाख से ज्यादा जो दर्शक हैं, पाठक हैं, देख चुके हैं। अब हम कंटेंट पे बात करेंगे और अगली 3 क्लासेस में हम लोग क्या बातें करने वाले हैं इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। आप ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी, इसको सरल भाषा में हम लोग प्लेटो, अरस्तु के समय से और मार्क्स तक का जो राजनीतिक सिद्धांत है, ऐसे कह सकते हैं कि प्लेटो से मार्क्स का तक का जो सिद्धांत है उसको हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी में रख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी किसी भी एग्जाम के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये 2 चीजों को कोरिलेट करता चलता है। आप जानते हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थियरी। तो इन दोनों का मिसलेनियस सा आइडिया हम लोग लेते चलेंगे। कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आमतौर पे हम यूट्यूब पे या किन्हीं भी सोशल प्लेटफॉर्म से देखते हैं, बहुत विद्वान प्रोफेसर्स के लेक्चर मौजूद हैं। उसमें थोड़ा सा जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक लैक ये है कि आमतौर पे वो सीधा डिस्कशन है। इसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत नया हूं, तो कौन सी जगह से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी जब हम थियरी पढ़ रहे हैं तो हम ये भी जानें कि इस थियरी में से किस प्रकार से क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, आज तक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये विश्वास करिए कि यदि आप पढ़ते हुए ये सोच पाते हैं कि इन फ्यूचर किस प्रकार का क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, तो आप तैयारी के एक बेहतर स्तर पर होते हैं। तो इसमें मैं इन बातों को भी थोड़ा सा इंडिकेट करता हुआ चलूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के पाठक सहज होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। आप पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर यदि नए हैं तो केवल 5 मिनट दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि आप हमेशा वीडियो का इंतजार करते रहेंगे। तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आप ये जानते हैं कि सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान की किसी भी क्लास में राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, इस सब पर बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नए तरीके से शुरू करता हूँ। आज हम ऑरिजिन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है या कैसे हुई है, उससे संबंधित कौन से सिद्धांत हैं, इस पे बात करेंगे। इसी के इर्द गिर्द हम राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, इन सब बिंदुओं को बुनते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर मैं राजनीति विज्ञान की सीधी परिभाषाएं आपको रटवाने लगूं या बताने लगूं तो वो किताबों का विषय है, आप लोग सीधे तौर पर किताबों में जाके उसको पढ़ सकते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं भी बुनी गई हैं या बुनी जा सकती हैं। तो हम शुरू करेंगे ऑरिजिन ऑफ स्टेट से, यानी राज्य की उत्पत्ति से। स्टेट एज ए कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में स्टेट एक अवधारणा के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है, किन विद्वानों ने उसके इंपोर्टेंस को रेखांकित किया है और उसके आसपास राजनीति विज्ञान का सारा विषय क्षेत्र क्यों घूमता है।
आपने गार्नर का एक स्टेटमेंट सुना होगा, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर उनका नाम है पूरा। उनकी किताब थी पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बोला, और वो ये था कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी कि अगर हम गार्नर की बात को स्वीकार कर लें तो राजनीति विज्ञान में हमको केवल एक चीज पढ़नी है और वो है राज्य। हालांकि व्यवहारवादी क्रांति के बाद, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के बाद, इसको अगर मैं डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कहूंगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे इतर हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में करने लगे। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो निश्चित रूप से गार्नर का स्टेटमेंट एक माइलस्टोन है। इसको हम समझेंगे कि कैसे राज्य नाम का जो ये कॉन्सेप्ट है ये सारे विषय क्षेत्र को कवर अप कर जाता है राजनीति विज्ञान के, और खास तौर से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के। बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस में, या इसको हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, उसमें कौन से चेंजेस हुए और कौन से नए कॉन्सेप्ट आए राज्य के अलावा, या राज्य को हम किस नाम से जानने लगे। आप ये जानते होंगे कि डेविड ईस्टन के बाद हम राज्य की जगह राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इससे कौन से चेंजेस हुए हैं, इस सब पर भी हम अगली 3 क्लासेस में बात करेंगे। क्योंकि बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी विषय को पढ़ाते समय, और बैकग्राउंड बनाना एक कठिन काम भी होता है। तो ये जो पहली क्लास है इसमें आप राजनीति विज्ञान में राज्य की अवधारणा के महत्व और उसका जो विस्तार है उसको समझेंगे। आप अगर इस जो फंडामेंटल क्लास है, बेसिक क्लास है, इसको समझ जाएंगे तो फिर हम अगली कक्षाओं में, अगले लेक्चर्स में इस क्लास को कोट करते हुए चलेंगे कि हमने पहली क्लास में ये कहा था, पहली क्लास में ये बताया था। तो आप चीजों को बुन पाएंगे, उसको जोड़ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। आप ये जानते हैं कि उसके 4 एलिमेंट्स हैं जो क्रमशः हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, दूसरा है निश्चित भूभाग डिफाइंड टेरिटरी। आमतौर पे हम इसको भूभाग या भूमि के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन इसका निश्चित होना बहुत जरूरी है। आप ये जानते हैं कि यदि भूभाग निश्चित नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, तो फिर हमारी जो राज्य की सीमाएं हैं उनको लेकर विवाद बना रहेगा। आप ये भी जानते हैं कि सभी राज्यों के भूभाग परिभाषित हैं, वेल डिफाइंड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सीमाओं को लेकर झगड़े बने रहते हैं। आप भारत, पाकिस्तान, चीन का एग्जांपल ले सकते हैं। डोकलाम विवाद लें, या तो हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसको लें, या फिर जो नेपाल का क्षेत्र है उसको लें, उसको लेके अभी भी विवाद बने रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि यदि ये भूभाग डिफाइंड ना हो अगर, तो और ज्यादा विवाद बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए आज के बाद जब भी हम भूभाग शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसके आगे एक टर्म लगाएंगे निश्चित, यानी कि डिफाइंड टेरिटरी। तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है सरकार। सरकार आप जानते हैं, सरकार राज्य की इच्छाओं को, अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली और उसको एक्सरसाइज करने वाली एक एजेंसी है। उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग समयों में भी और अलग अलग राज्यों में भी। उस पर हम चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। संप्रभुता चौथा तत्व है, इसको हम राज्य की आत्मा भी कहते हैं। यानी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को यदि हम राज्य से निकाल दें तो वो राज्य राज्य नहीं बना रहता है। आप ये भी जानते होंगे कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि उस समय हमारे पास जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता हमारे पास नहीं है। संप्रभुता ब्रिटिश शासन में है, ब्रिटिश सम्राट में या ब्रिटिश संसद में है। तो हमारे पास जो नई चीज आई आजादी के बाद और खास तौर से संविधान के अंगीकरण और उसके लागू हो जाने के बाद, वो है हमारा संप्रभु हो जाना, हमारा सॉवरन हो जाना। और जैसे ही हमको संप्रभुता मिली तो हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गए, एक राज्य बन गए राजनीति विज्ञान की परिभाषा में। तो स्टेट के ये 4 एलिमेंट हैं। जनसंख्या कितनी हो इसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम का भी अंतर है। आप प्लेटो के समय में जाएंगे तो प्लेटो राज्य की जनसंख्या बताता है 5040। आप ये समझिए कि इस समय एक अच्छे खासे गांव की जनसंख्या हो जाती है 5040। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्लेटो अब से लगभग 2300 साल पहले का विचारक है। और उस समय नगर राज्य यानी सिटी स्टेट हुआ करते थे, जो छोटे छोटे कस्बों की तरह होते थे, इसलिए वहां पर उतनी जनसंख्या से काम चलाया जा सकता था। वो 5040 की जो जनसंख्या है वो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम थॉट है उसका, उसके पीछे उसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उससे लोगों को बसाने में या लोगों से टैक्स वसूल करने में कैसे सुविधाएं हो सकती हैं, इस सब के मद्देनजर उसने 5040 की जनसंख्या बताई है। रूसो तक आते आते रूसो कहता है कि 10,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। आप ये सोचिए कि रूसो लगभग 18वीं शताब्दी का दार्शनिक है, 1712 में उसका जन्म हुआ है।
तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उसने 10,000 की जनसंख्या बताई? उसके समय में राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। कारण ये था कि रूसो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक विद्वान है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक होने के नाते, चूंकि आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने के लिए जनसंख्या बहुत अधिक काम नहीं करेगी। यदि भारत जैसे राज्य में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करने लगे तो ये एक बचकाना तर्क होगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी है कि कहीं एक जगह पे बैठ के, एक जगह इकट्ठे होकर के आम सहमति से किसी कानून को बनाना या किसी नीति तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे गंभीर समर्थक होने के नाते जनसंख्या को कम बताता है, 10,000 बताता है, और वो ये भी कहता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है ही नहीं, इसके पीछे उसका कोट भी है बहुत महत्वपूर्ण। उसने कहा था कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, और वो दिन होता है जब वो मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन रहे होते हैं। इस पे हम लोग लौटेंगे दोबारा से। तो जनसंख्या को लेके अलग अलग जो अरस्तु ये कहता है कि राज्य की जनसंख्या ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, ऐसी जनसंख्या जो राज्य को आत्मनिर्भर बना सके। आत्मनिर्भरता का जो तत्व है वो अरस्तु की राज्य की परिभाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने उसकी परिभाषा अगर सुनी हो तो उसकी परिभाषा है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर स्वावलंबी जीवन की प्राप्ति है। तो जितनी जनसंख्या से कोई राज्य आत्मनिर्भर हो सके उतनी जनसंख्या राज्य के लिए पर्याप्त होती है। मैं इस पर आगे बात करूंगा। हम अभी गार्नर के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जेम्स विल्फोर्ड गार्नर ये कहता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। यानी राजनीति विज्ञान में यदि आप उसके विषय क्षेत्र को पढ़ने लगे तो आप शुरू भी राज्य से करेंगे और उसका समाप्ति भी राज्य से ही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान में राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। न केवल गार्नर बल्कि गैटिल भी, गिलक्राइस्ट भी और जितने जेरिना जैसे विद्वान हैं वो सब भी राज्य को राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का महत्वपूर्ण या एकमात्र हिस्सा मानते हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि इन परिभाषाओं में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें निहित हैं। अभी हम चलते हैं। मैंने बता रहा था कि गवर्नमेंट एक एजेंसी है जो राज्य की इच्छाओं को, उसकी अपेक्षाओं को अभिव्यक्त करती है और उनको कार्यान्वित करती है। राज्य की जो इच्छाएं होती हैं वो बेसिकली 2 फॉर्म में आती हैं हमारे सामने, एक पॉलिसीज के फॉर्म में और दूसरा लॉज के फॉर्म में। पॉलिसीज पॉजिटिव होती हैं, नीतियां सकारात्मक होती हैं और विकासोन्मुख होती हैं, जो किसी विशेष तबके को, जैसे महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विकासोन्मुख लक्ष्य रखती हैं। आप नीतियों के एग्जाम्पल ले सकते हैं, उज्ज्वला योजना है या जनधन योजना है, और ऐसी कई सारी योजनाएं के नाम आप लोग ले सकते हैं। मनरेगा है जो महत्वपूर्ण योजना है। लॉज बेसिकली नेगेटिव होते हैं और रेगुलेटरी होते हैं। वो आपके व्यवहार को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, आपको लिमिट्स में रखने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं कि राज्य बेसिकली करता क्या है। एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि राज्य फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि हमारे पालने से कब्र तक हमारे साथ रहता है। किस रूप में? आप ये जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो हमको जन्म प्रमाण पत्र कौन देता है? राज्य का कोई अधिकारी देता है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र राज्य का कोई अधिकारी ही देता है, यानी राज्य देता है। इसको मैं व्यंग में इस तरीके से भी कहता हूं कि आपकी मृत्यु जब तक नहीं हो जाती जब तक राज्य आपको मृत्यु प्रमाण पत्र ना दे दे, फिर चाहे कोई कहने को कहता रहे। तो राज्य इतना महत्वपूर्ण हो गया। राज्य पालने से कब्र तक हमारे साथ है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इससे सहमत हूं कि राज्य हमारे जन्म से पहले से हमारे साथ जुड़ जाता है। आप ये सोचिए कि जब कोई शिशु मां के गर्भ में आता है और राज्य उसको उसके पोषण के लिए, माता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, बच्चा स्वस्थ पैदा हो, इसके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करता है, राशन पानी देता है, दाल और ये सब देता है, जितने पोषक तत्व हैं, प्रोटीन की व्यवस्था करता है, तो राज्य, इसका मतलब जिस समय आप गर्भ में हैं तब की आपके साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में ये कहा था कि सम्मानजनक अंत्येष्टि, किसी की मृत्यु हो गई है उसके बाद आपका जो अंतिम संस्कार हो वो सम्मानजनक हो, ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो इसका मतलब यह है कि मरने के बाद अंत्येष्टि तक भी राज्य आपके साथ है। इसका सिंपल सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि राज्य हमारे जन्म के पूर्व से लेकर हमारी मृत्यु के उपरांत तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। अब मैं राज्य का कार्यक्षेत्र कितना व्यापक है, जो संस्था राज्य नाम की है, इसके कार्यक्षेत्र में कितनी सारी चीजें आती हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आप मोटे तौर पर ये जानते हैं कि हम सड़कों पर चलते हुए जिन नियमों को फॉलो करते हैं वो राज्य बनाता है। हम शिक्षण संस्थाओं में जिन नियमों को फॉलो करते हैं वो राज्य बनाता है। हम अपने दैनिक आचार व्यवहार में जितने भी कानूनों नियमों को फॉलो कर रहे हैं वो सब राज्य ने बनाए हैं। इसका बहुत रिसेंट और अच्छा एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों को हमेशा देता हूँ। आप
अभी कोरोना टाइम में आपने देखा आपको कितनी डिस्टेंस से बैठना है। आपका कोई दोस्त है, आप कहेंगे कि मैं तो उससे गले लगूंगा, लेकिन आप उससे गले लग सकते हैं या नहीं? आप किसी दोस्त के, किसी भाई के, किसी मित्र के पास बैठ सकते हैं या नहीं? ये भी राज्य ने तय किया। राज्य ने ही ये बताया कि 2 गज की दूरी मैंडेटरी है, अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपका जो व्यवहार है वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि राज्य हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। उसकी जो व्याप्ति है, उसका जो विस्तार है वो हमारे जीवन के प्रत्येक अंग को छू रहा है। ऐसी महत्वपूर्ण संस्था कैसे अस्तित्व में आई? आइडियल स्थिति यह है कि अब तक की मेरी बात सुनते समय आपके दिमाग में ये प्रश्न आ जाना चाहिए था या आ गया होगा कि ये जो संस्था इतनी सारे कामों को कर रही है, इतनी सारी चीजों को रेगुलेट कर रही है, ये अस्तित्व में कैसे आई होगी। ये प्रश्न केवल हमारे दिमाग में नहीं बल्कि सभी राजनीति वैज्ञानिकों और राजनीतिक विश्लेषकों के दिमाग में रहा है। इसी को आज हम डिस्कस करने के लिए यहाँ, चूंकि ये बहुत प्रारंभिक क्लास है इसलिए आपका धैर्य अपेक्षित है, थोड़ी लंबी होगी। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे सिद्धांत अलग अलग विद्वानों और विश्लेषकों ने दिए हैं। सबसे प्राचीन और पुराना सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति यानी डिवाइन ओरिजिन का सिद्धांत। दूसरा फोर्स थ्योरी यानी कि शक्ति सिद्धांत या बल सिद्धांत। तीसरा है सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता कह सकते हैं, हालांकि संविदा शब्द ज्यादा स्पष्ट और सही अर्थ देता है। नेक्स्ट है विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ स्टेट। और नेक्स्ट है मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है स्टेट के ओरिजिन के संबंध में। हालांकि इसके साथ साथ हम मैट्रियार्कल थियरी यानी कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पैट्रियार्कल थियरी यानी कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। इसमें मैंने कहा फैक्ट्स कहां से पूछा जा सकता है। सबसे पहला कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है। सबसे ज्यादा रेशनल और साइंटिफिक सिद्धांत कौन सा है जो तर्क और विज्ञान के सबसे ज्यादा निकट है? तो वो है इवोल्यूशनरी थियरी या फिर हिस्टोरिकल थियरी। एक ही बात है, यानी कि विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सबसे ज्यादा साइंटिफिक या रेशनल सिद्धांत माना जाता है। अब हम इन पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम एक सिद्धांत को पकड़ के डिस्कस करें, मैं आपको बताऊं कि गार्नर के स्टेटमेंट का मतलब क्या है। राजनीति विज्ञान का जो संपूर्ण इतिहास है, खासतौर से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम 4 से 5 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द बुन सकते हैं। आपने बहुत सारी विचारधाराएं सुनी होंगी, जिसमें आपने सुना होगा आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद और कुछ वाद ना। तो ये बेसिकली जो वाद हैं ये किन चीजों की व्याख्या करने के लिए बने हुए हैं, इनके सामने कौन से प्रश्न हैं। तो राजनीति विज्ञान में जितने भी ये वाद हैं इनके सामने 4 से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला जो कठिन सवाल इनके सामने है वो है ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर के, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। दूसरा और कठिन सवाल है राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है। तीसरा है राज्य के कार्यक्षेत्र और उसका औचित्य क्या है, यानी कि हम क्यों राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं, एक ये सवाल है। और सबसे आखिरी सवाल जिसको सबसे बेहतर ढंग से मार्क्स ने संबोधित किया, एड्रेस किया, वो है राज्य का फ्यूचर क्या होगा। ये जो संस्था लगातार इमर्ज कर रही है, जो प्लेटो अरस्तु के समय में नगर राज्य से होती हुई आज राष्ट्र राज्य के रूप में हमारे सामने है, और आज हम एक वैश्विक राज्य की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये इन फ्यूचर कैसी होगी अगली 4 शताब्दियों, 10 शताब्दियों, 20 शताब्दियों में, इसका स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर के कुछ विद्वानों के अपने अपने तर्क हैं। तो राजनीति विज्ञान में राज्य का जो कंसेप्ट है, ये इससे संबंधित 4-5 सवाल मैंने आपको इंगित किए। राज्य का जन्म कैसे हुआ या राज्य अस्तित्व में कैसे आया। दूसरा, राज्य की प्रकृति या उसकी नेचर क्या है। तीसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र और उसका औचित्य क्या है। और नेक्स्ट है राज्य का फ्यूचर क्या होगा। इन्हीं प्रश्नों के आसपास ये सारी विचारधाराएं जुड़ी हुई हैं। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं। आप आदर्शवाद को लीजिए, राज्य की औचित्य और उसका कार्यक्षेत्र की व्याख्या करते समय वो ये कहता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। हीगल को आपने सुना हो, वो तो यहाँ तक कह देता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदचाप या उसका अवतरण है, यानी कि हमको राज्य की इच्छाओं को बिल्कुल स्वाभाविक रूप से नेचुरली हो करके मानना चाहिए। तो ये आदर्शवाद कहता है राज्य की
औचित्य और उसके कार्यक्षेत्र के विषय में। अब हम व्यक्तिवाद या उदारवाद की तरफ जाएंगे। तो वो कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, यानी कि ये एक ऐसी बुराई है जो जरूरी भी है लेकिन बुराई के रूप में। इसको हमें कम से कम काम सौंपने चाहिए। केवल नेगेटिव फंक्शंस या नाइट वॉचमैन का काम जो होता है, केवल वैसे काम राज्य को सौंपने चाहिए जिनको बाकी संस्थाएं या व्यक्ति खुद से नहीं कर सकते। तो ये बीच का मार्ग अपनाते हैं, राज्य को बुराई मानते हुए भी आवश्यक मानते हैं। अब हम अराजकतावाद की तरफ जाएंगे। तो वो कहता है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, स्टेट इज अननेसेसरी इविल। ये ऐसी बुराई है जिसको जितना जल्दी संभव हो सके हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, व्यक्ति की स्वतंत्रता में बिल्कुल भी एकदम से बाधक है और उसके हित में नहीं है। समाजवाद को अगर हम देखेंगे तो वो राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है, एक पॉजिटिव गुड मानता है और राज्य को ज्यादातर फंक्शंस देने के पक्ष में है। किसके उद्देश्य से? आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से। गांधी राज्य को इस दृष्टि से देखता है कि वो पुलिस बल पर आधारित है और उसके खत्म हो जाने की बात करता है। उसको हम दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में देखते हैं। अगर हम नारीवाद के पर्सपेक्टिव को इसमें समझेंगे तो ये कहते हैं कि बेसिकली इसका जो स्वरूप रहा है वो पैट्रियार्कल रहा है। इसमें सत्ता का प्रयोग हमेशा पुरुषों ने नारियों का शोषण करने के लिए या उनके हितों के हनन के लिए किया है। तो ये 4-5 विचारधाराएं मैंने राज्य के औचित्य को लेकर आपको समझाई। इस पे हम एक दिन डिटेल में बैठ के बात करेंगे। ये विचारधाराएं बहुत उलझाती हैं, लेकिन आप ये विश्वास मानिए कि इन 5 प्रश्नों का ही संबोधन बेसिकली इन विचारधाराओं में हमको देखने को मिलता है। तो इस पे एक अलग क्लास होगी। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के विषय में, राज्य के औचित्य के विषय में, राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में, राज्य स्वतंत्रता और अधिकार के विषय में और राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो पहला शब्द है राजनीति, एक मोटा इसका आइडिया लेंगे। हालांकि एक स्पेशल क्लास इस बात पे बनती है कि राजनीति क्या है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम वहीं लौटने की कोशिश करेंगे बहुत शीघ्र, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राजनीति एक कला के रूप में उतनी ही पुरानी है जितना राज्य है, लेकिन एक सोशल साइंस के रूप में या पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के रूप में ये बहुत पुरानी नहीं है। मुश्किल से मुश्किल पिछली 2 शताब्दियों पुरानी है। राजनीति विज्ञान का जन्म हम यूनान से मानते हैं और इसका कारण यह है कि बेसिकली जिस समय दूसरे देश दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों पर या धार्मिक होकर, आध्यात्मिक होकर चिंतन कर रहे थे, उस समय यूनानी तार्किक होकर वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान सृजन में लगे हुए थे। इसलिए उस भूमि को सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति के लिहाज से। हालांकि ये एक पक्षीय दृष्टि है। हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो उसी समय में, लगभग उससे भी पहले, एक बेहतरीन ग्रंथ राजनीति के विषय में, समाज व्यवस्था के विषय में हमको देखने को मिलता है। तो 2 कारण बेसिकली मुझको समझ में आते हैं कि यूनान में राजनीति विज्ञान का जन्म क्यों माना जाता है या क्यों हुआ। एक तो ये कि जो दूसरे देश थे, खासतौर से भारत जैसे, उनमें जो साहित्य लिखा गया वो प्रकाश में नहीं आया। उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी अभी 20वीं शताब्दी में प्रकाश में आया। शाम शास्त्री नाम के विद्वान थे, उन्होंने उसको प्रकाश में लाने का काम किया। दूसरा है हमारे देश में राजनीतिक चिंतन का धर्म मिश्रित हो जाना। हालांकि कौटिल्य जैसा विद्वान तो बिल्कुल यथार्थवादी है, लेकिन बाकी जैसे मनु है या वेदों में अगर हम राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे तो बेसिकली वो धर्म से मिश्रित राजनीतिक चिंतन है। इसलिए उसको ये माना गया कि ये मूलतः धार्मिक चिंतन है, राजनीतिक चिंतन स्पष्ट तौर पर नहीं है। यूनान में राजनीति विज्ञान को धर्मशास्त्र से, अंधविश्वास से और काल्पनिक कथाओं से अलग करके व्यवस्थित ज्ञान के रूप में पढ़ना पढ़ाना शुरू किया गया। प्लेटो को हम पहला राजनीतिक दार्शनिक मानते हैं। अगर पहला दार्शनिक की बात करेंगे तो प्लेटो नहीं है, बल्कि ये पहला राजनीतिक दार्शनिक है। सुकरात उससे पहले है और वो भी एक फिलोसोफर है। पहला राजनीतिक दार्शनिक मैंने कहा वेस्ट का प्लेटो है। दार्शनिक बेसिकली जिन मुद्दों के आसपास चिंतन करता है वो है कि क्या होना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सद क्या है, असद क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, यानी कि वो चाहिए के आसपास घूमता है। अरस्तु पहला राजनीति वैज्ञानिक है वेस्ट का और उसने एक किताब लिखी पॉलिटिकस। हालांकि जब उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया तो पॉलिटिक्स के नाम से हुआ। ओरिजिनली वो किताब थी पॉलिटिकस, POLITICUS। तो इसको हम पहला राजनीति वैज्ञानिक मानते हैं। राजनीति वैज्ञानिक इस बात पे बिल्कुल नहीं सोचता कि क्या होना चाहिए, अच्छा बुरा क्या है, बल्कि वस्तु स्थिति क्या है वो उसको प्रेजेंट करता है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में क्रांति, नागरिकता, दासता, आदर्श राज्य आदि सिद्धांतों का वर्णन किया है। इस पे हम कभी डिटेल में जाएंगे, हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
विचारक एक शब्द आप सुनते हैं, दूसरा सुनते हैं विश्लेषक। थिंकर दूसरा है एनालिस्ट या एक्सप्लेनेशन करने वाला। थिंकर बेसिकली ओरिजिनल थॉट देता है, अपना कोई ओरिजिनल व्यू देता है, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, बेंथम, मिल, ग्रीन, हीगल, मार्क्स आदि, और बहुत सारी लिस्ट हो सकती है। एनालिस्ट जो होते हैं, विश्लेषक या व्याख्याता जो होते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग नहीं मतलब होते हैं, आमतौर पर जो विश्लेषक होता है वो व्याख्या भी कर रहा होता है। इनका काम बेसिकली होता है जो ओरिजिनल थॉट्स हैं, क्योंकि ओरिजिनल थॉट्स बहुत सारी किताबों में फैला हुआ है, उसको एक जगह, एक मंच पर, एक किताब पर लाकर समेट देना और उसकी सरल शब्दों में आम आदमी की भाषा में व्याख्या कर देना। हालांकि कितनी बार ये घटित होता है कि जो किसी एनालिस्ट ने काम किया है, उसकी जो किताब है वो किसी ओरिजिनल थॉट से और ज्यादा कठिन हो जाती है, लेकिन आमतौर पर माना यही जाता है कि किसी भी विश्लेषक का काम होता है जो ओरिजिनल थॉट्स हैं, ओरिजिनल थियरीज हैं, उनको आसान भाषा में और संक्षिप्त करके एक मंच पर, एक किताब में बाइंड कर देना। तो इनमें आप बहुत सारे नाम सुनते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं, जैसे गार्नर है, बार्कर है, कोकर है, मैक्सी है, सेवाइन है, गेटिल है, गिलक्राइस्ट है, माइकल बी फोस्टर है, सीएल वेपर है, डनिंग है। इन सब ने ओरिजिनल थॉट्स को अपने अपने तरीके से संक्षिप्त और सरल तरीके से ग्राह्य बनाकर पेश किया है या परोसा है। पॉलिटिक्स का शाब्दिक अर्थ आप लोग समझते होंगे। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस से बना है और पॉलिस का मतलब होता है नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट। उस समय नगर राज्यों के जो प्रबंध की कला थी उसी को राजनीति का पर्याय माना जाता था, लेकिन आज हम नगर राज्यों के युग से राष्ट्र राज्यों और उससे भी इतर अब वैश्विक राज्य की बात होने लगी है, उस युग में है। इसलिए राजनीति की ये परिभाषा संपूर्ण नहीं हो सकती। हम राजनीति को परिभाषित करने वाले अलग अलग विद्वानों, विचारकों का जो मत है उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले हम आम आदमी को देखते हैं। आम आदमी राजनीति से क्या समझता है? हालांकि ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन सच यही है कि आम आदमी राजनीति को छल, कपट, झूठ, मक्कारी, जालसाजी, चालबाजी, धूर्तता, इस सब का पर्याय मानता है। और खास तौर से विकासशील देशों में जहां पर राजनीतिक व्यवस्थाएं या राजनीति आम आदमी की जो डिमांड्स हैं उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, उसमें ये मत ज्यादा प्रचलित रहता है। कुछ विद्वान जैसे मैकियावेली या कौटिल्य हैं, वो राजनीति को शासन की कला के रूप में देखते हैं, उसको आर्ट ऑफ गवर्नेंस मानते हैं और ये मानते हैं कि राजनीति करना हर आदमी का विषय नहीं हो सकता, बल्कि ये कुछ आर्टिस्ट लोगों का ही विषय बनता है। जैसे अगर हम चित्रकारी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति चित्रकारी बिना सीखे या बिना ट्रेंड हुए उसमें नहीं कर सकता, इसलिए राजनीति को भी वो एक कला के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान राजनीति को राजनेताओं की गतिविधि मानते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस की एक्टिविटी है, उसी के आसपास घूमती है। ये परिभाषा तब सही हो सकती थी या सच हो सकती थी जब हम राजतंत्रों के युग में थे, और वो भी निरंकुश राजतंत्रों के युग में। आज अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आम आदमी के इन्वॉल्वमेंट के बिना राजनीति को परिभाषित कर सकें। आम आदमी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो जरूर। कुछ विद्वान और विद्वानों का पूरा एक समूह राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है। इसमें भारत में कौटिल्य को आप देख सकते हैं, और फिर आप जैसे कैटलिन है, लॉसवेल हैं, या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गनथाउ हैं, और पूरा जो यथार्थवादी विचारकों का समूह है वो राजनीति को इसी रूप में यानी कि स्ट्रगल फॉर पावर के रूप में देखता है। लेकिन राजनीति की संपूर्ण परिभाषा या कहूंगा कि सबसे बेहतरीन परिभाषा की व्यवहारवादी क्रांति के जनक डेविड ईस्टन ने, और डेविड ईस्टन ने यह कहा कि पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यहाँ पर आधिकारिक आवंटन और मूल्य शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मूल्य से मतलब प्राइस से नहीं है। मूल्य ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन हैं, ऐसी सेवाएं हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उनकी जरूरत ज्यादा लोगों को है। तो राजनीति का काम बेसिकली यही है कि समाज से जो मांगे आती हैं, डिमांड्स आती हैं एलोकेशन की, वो वैल्यूज के एलोकेशन की, तो उसको ठीक ढंग से असेस करे और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता पर रखकर उन वैल्यूज को प्रोवाइड कराए। वैल्यूज का सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की। ये सब क्या है? ये वैल्यूज हैं। आप बिल्कुल भारत में भी देख सकते हैं, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और डिमांड ज्यादा लोग करते हैं। एकदम रिसेंट एग्जांपल लेंगे, रेलवे में अगर 1 लाख नौकरी निकलती है तो लगभग 1 करोड़ आवेदन आते हैं। तो जो 1 लाख नौकरियां हैं वो क्या है? वैल्यूज हैं डेविड ईस्टन के हिसाब से, और उन्हीं का ऑथोरिटेटिव एलोकेशन करना है। ऑथोरिटेटिव माने तो एक ऐसा आवंटन, एक ऐसा वितरण जो किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो राजनीति बेसिकली यही है। अब मैं
राजनीति को एनसीईआरटी की किताबों के हिसाब से परिभाषित करूंगा केवल एक लाइन में। राजनीति बेसिकली राजनीतिक समाज से उठने वाली विभिन्न प्रकार की और कई बार परस्पर विरोधी मांगों में सामंजस्य और संतुलन बैठाने की कला है। मैं इसको इस रूप में समझाता हूँ हमेशा से अपने बच्चों को भी कि जो राजनीतिक समाज है, जैसे भारत अपने आप में एक राजनीतिक समाज है, तो इससे बहुत सारी मांगे उठती हैं और कई मांगे उठे बहुत सारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेकिन कई बार वो मांग कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं, यानी परस्पर विरोधी हो जाती हैं। जैसे इस समय आरक्षण को अगर हम लेंगे तो बहुत सारे समूह समुदाय हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन, पटेलों का आंदोलन गुजरात में, और ऐसे जैसे जाटों का आंदोलन हरियाणा में, और आप कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये डिमांड्स उठ रही हैं कि हमको आरक्षण दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। ये ठीक है, कोई भी डिमांड कर सकता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है राजनीतिक व्यवस्था के लिए या सामंजस्य और संतुलन करने की बात तब आती है जब ये भी मांग उठने लगती है एक समुदाय द्वारा कि अब आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो अलग अलग जातियां, अलग अलग समुदाय आरक्षण की मांग करें, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है डेमोक्रेसी में। लेकिन जब ये मांग ऐसे हो जाएंगी कि एक जाति आरक्षण मांग रही है, एक समूह आरक्षण मांग रहा है और दूसरा यही कह रहा है कि आरक्षण को खत्म करो, अब आप देख रहे हैं कि ये मांग कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, ये आपस में टकरा गई। यहाँ पे राजनीति महत्वपूर्ण हो जाती है और राजनीति बेसिकली इसी का नाम है कि इन मांगों में जो परस्पर विरोधी भी हैं और अलग अलग प्रकार की भी हैं, इनमें कोई बैलेंस कर ले, इनमें कोई बीच का रास्ता निकाल ले, इनमें कोई सामंजस्य बैठा ले। राजनीति मोटे तौर पर इसी का नाम है। मुझे उम्मीद है आप राजनीति की परिभाषा को समझे होंगे, कम से कम उसके समावेशी अर्थों में। अब हम राजनीति को लेकर कुछ कोट्स ले लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कोट है, आपको आनंद भी आएगा सुन करके, सर अर्नेस्ट बेन की। उन्होंने ये कहा कि राजनीति किसी समस्या को ढूंढने, उसे खोज निकालने, चाहे उसका अस्तित्व हो भी या नहीं, यानी किसी झूठी समस्या को खोज निकालने और उसका गलत कारण बताने और गलत हल खोज निकालने की कला है। तो ये अर्नेस्ट बेन का मत था। इसके अलावा बिस्मार्क का आपने सुना होगा, वो राजनीति को संभाव्य की कला मानता है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल कहता है। मार्क्स राजनीति को कंसेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कभी पूछा जाएगा जरूर एग्जाम में। मार्क्स के हिसाब से पॉलिटिक्स इज कंसेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स, ये महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि राजनीति के पीछे जो जड़ है ना, जो आधारशिला है, वो हमेशा मैटर की है, भौतिक पदार्थ की है, आर्थिक जो संरचनाएं हैं उनकी है। राजनीति वो हम इसको समझते हुए जब कभी मार्क्स को पढ़ेंगे तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का सिद्धांत है उसको समझेंगे। मोटे तौर पर वो ये कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सब आर्थिक व्यवस्थाओं में उत्पादन प्रणालियों में होने वाले परिवर्तन का परिणाम होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई पेड़ है, उसका जो जड़ है वो है बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको मार्क्स कहता है आर्थिक जो उत्पादन प्रणाली है, और उसके अलावा उसके फूल, उसकी पत्तियां, उसके तने, उसकी शाखाएं, उसकी डालियां, सब मार्क्स के हिसाब से उसका सुपर स्ट्रक्चर है। तो आप ये सोचिए, जो जड़ में कोई बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से वो बाकी सब बदलावों का वाहक बनेगा। आप पत्तों पे पानी लगाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप अगर जड़ में पानी लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका फर्क सब चीजों पर पड़ेगा। इसको उल्टा करिए, आप एक पेड़ का कोई पत्ता काट दें, पत्ता तोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन आप उस पेड़ की अगर जड़ को काट देंगे तो सारी चीजें ऊपर की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। यही है मार्क्स का बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। इसको इन डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम नीचे चलते हैं। आइवर ब्राउन का एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है जो पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था, खुद मैंने एग्जाम दिया था उसमें पूछा था। पॉलिटिक्स इज बट एथिक्स रिट लार्ज। राजनीति है लेकिन केवल नैतिकता का विस्तार है। जैसे रिट लार्ज, आपने एक और कोट सुनी होगी प्लेटो की, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी कि जैसे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है ठीक वैसे ही बड़े पैमाने पर राज्य की प्रवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे ही कह रहा है आइवर ब्राउन। ये बेसिकली जो नीति शास्त्र और राजनीति है इसके संबंध को परिभाषित करते हुए बोलता है पॉलिटिक्स इज बट एथिक्स रिट लार्ज। इसको आप ध्यान रखिए। अब हम राजनीति बेसिकली 3 आधारों पर चलती है, उसको हम समझेंगे और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल के द्वारा। ये मैंने लिया है एबी आशीर्वादन सर की किताब से, आप इसको एंजॉय करेंगे। बेसिकली बल, धन और विचारधारा, इन 3 चीजों की राजनीति को हम लोग समझेंगे, ये राजनीति को कैसे डिफाइन कर देती हैं। आप ये सोचिए, एग्जाम्पल लीजिए, आशीर्वादन सर ने दिया कि कोई 10-12 साल तक के 2 बच्चे हैं जिसमें एक का जेंडर लड़की का है और एक लड़के का है। तो लड़का बलपूर्वक डरा धमका कर, धमकी देकर लड़की की पीठ पे बैठता है और सवारी करता है घोड़े की तरह ना। तो सवारी कर रहा है लड़की को धमकाकर बलपूर्वक। ये बल की राजनीति है। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स। अब आप ये सोचिए, लड़की की जेब में पैसे है ना, उसने लड़के को बहलाया फुसलाया और कहा कि आइसक्रीम खिलाऊंगी तुझे, अच्छी वाली चॉकलेट वाली, और अब मुझे सवारी करा।
तो अब वो उसकी पीठ पे बैठी है और शानदार तरीके से 2-3 घंटे तक सवारी कर रही है। ये क्या है? ये धन की राजनीति है। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ मनी। और तीसरा है पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी। लड़की ये कहती है कि चलो भाई झांसी की रानी का खेल खेलेंगे ना, और झांसी की रानी के नाम पर वो एक धनुष हाथ में लेती है, एक तीर लेती है, तलवार लेती है और लड़के की पीठ पर बैठकर उसको घोड़ा बनाकर खूब सारी देर तक सवारी करती है। ये विचारधारा की राजनीति है। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी। तो आप इसको समझे होंगे 3 प्रकार से कैसे, मतलब ये जो चीजें हैं बेसिकली बल, धन और विचारधारा, ये राजनीति को अपने आप में परिभाषित कर सकती हैं। मनुष्य स्वभाव से बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है। आपने अरस्तु कहते हुए सुना होगा। अरस्तु ने ही ये कहा था कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। और वो तो ये भी कहता है कि यदि कोई ऐसा मनुष्य है, यानी राजनीतिक समुदायों में रहना और स्पष्ट रूप से राज्य में रहना व्यक्ति का जो प्रकृति है, ये स्वभाव है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए जो गलती से ये कहे कि मुझे राज्य की जरूरत नहीं है ना, या मैं राज्य से अलग अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, तो अरस्तु के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, वो केवल 2 ही चीज में हो सकता है। ही इज आइदर बीस्ट और गॉड। या तो वो कोई जंगली जानवर है या फिर भगवान या देवता है। तो अरस्तु के हिसाब से राज्य में रहना व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है, और उसके हिसाब से मनुष्य होना और राज्य में रहना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही बात है। अब हम उसी प्रश्न पर लौटते हैं। अब तक आप ये समझे होंगे कि राजनीति मोटे तौर पर क्या है, राज्य का महत्व क्या है व्यक्ति के जीवन में, उसका जो विस्तार, व्याप्ति कितनी व्यापक है हमारे रेगुलर की लाइफ में। मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है। ये क्लास लंबी हो रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन गंभीर पाठक के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन चीजों के आसपास अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझे। अब हम आते हैं सीधा राज्य की उत्पत्ति के। सबसे पहले आप जान गए हैं कि दैवीय उत्पत्ति या डिवाइन थियरी के सिद्धांत पे। सबसे पहला फैक्ट कि सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ये वो सिद्धांत है जिसने पहली बार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपना मत रखा। इसकी मुख्य मान्यताएं क्या हैं? जब भी हम किसी थियरी को पढ़ते हैं या किसी आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसकी मेन टीनेंट्स होती हैं, उसको पढ़ते हैं, यानी उसकी मुख्य मान्यताएं कौन सी हैं, किन मान्यताओं के आसपास वो सिद्धांत या वो विचारधारा बुनी या गढ़ी रही है। तो ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। मैंने कहा राज्य ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर ही शासन करता है। अगर धरती पर या पृथ्वी पर कोई व्यक्ति शासन कर रहा है तो आप ये मानिए कि वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। उसको सारे अधिकार, उसको सारी शक्तियां कहां से मिली हुई हैं? ईश्वर से मिली हुई हैं। ये सिद्धांत आमतौर पर जो आदिम जातियां थी उनमें बड़े पैमाने पर पाया जाता था। आप ये भी सोचिए, ये एक धार्मिक व्याख्या है राज्य की उत्पत्ति की, कि ईश्वर ने बनाया राज्य को और राजाओं को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, सारी शक्तियां उसे वहीं से मिल रही हैं। आपने ऑगस्ट काम्टे का नाम सुना होगा। ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। हालांकि उन्होंने समाजशास्त्र के लिए सोशल फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ज्ञान के विकास की 3 अवस्थाओं का नियम दिया। सबसे पहली अवस्था थी धर्मशास्त्रीय या थियोक्रेटिक, दूसरी थी मेटाफिजिकल और तीसरी थी, मेटाफिजिकल को हिंदी में तत्व मीमांसीय बोलेंगे, तीसरी थी पॉजिटिविस्टिक या साइंटिफिक यानी कि प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो बहुत शुरुआत में ये जो सिद्धांत है ये थियोक्रेटिक अवस्था से जुड़ता है, क्योंकि ये राज्य की उत्पत्ति की धार्मिक व्याख्या कर रहा है। शुरुआत में मनुष्य ने भी यही काम किया था। उसने बिजली का तड़कना या बिजली का चमकना या फिर बारिश का पड़ना, सूखे का पड़ना, इस सब की धार्मिक व्याख्या की और ये कहा कि ये सब ईश्वरीय प्रघटनाएं हैं, ईश्वर करता है ये सब। बाद में इसकी तत्व मीमांसीय व्याख्या हुई और वर्तमान में हम लोग इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। किन्हीं भी चीजों और किन्हीं भी घटनाओं को हम विज्ञान और तर्क के हिसाब से देखने लगे हैं। यानी अब हम ऑगस्ट काम्टे के हिसाब से खुद को देखेंगे तो हम पॉजिटिविस्टिक जो स्टेज है उसमें जी रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिविस्टिक स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगा। अगली जो कुछ मुख्य मान्यताएं और इसमें जुड़ी हुई हैं वो ये है कि राजा कानून बनाता है, कानून राजा को नहीं बनाते, इसलिए राजा कानूनों से भी बंधा हुआ नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार जो लोगों के दिमाग में कूट कूट कर भरा गया वो ये था कि राजा बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बलशाली होता है, वही हमको सुरक्षित रख सकता है, वही हमारे जो कुविवेक है उस पर रोक लगा सकता है। इसलिए प्रजा मूर्ख होती है और उसके हित में राजा जो भी डिसीजन करता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, सबसे बेहतर होता है। एक बात और जोड़ी गई इसमें कि यदि कोई राजा दुष्ट है ना, कोई बहुत निरंकुश है, आतताई है, तो वो प्रजा ने जो पाप किए हैं उनका दंड है ईश्वर के द्वारा। बहुत शुरुआत में अगर हम लोग जाएंगे तो यहूदियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। उनकी जो किताब है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें ये कहा गया है कि राजा की नियुक्ति, उसकी बर्खास्तगी, उसकी मृत्यु भी सब कुछ ईश्वर करता है, इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज विद्यमान नहीं
होती है इन किताबों में। यूनानियों ने ऐसा नहीं माना, क्योंकि मैंने आपको बहुत शुरुआत में बताया था, उन्होंने राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम माना और इसको विकास का परिणाम माना। ईसाई धर्मगुरुओं ने भी समर्थन किया इसका और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दैवी शक्ति के अधीन होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। परमात्मा ही एकमात्र शक्ति है। ये जो राजनीतिक शक्ति है इसको भी परमात्मा ने ही क्रिएट किया है। आपने ब्रिटिश राजा का नाम सुना होगा, जेम्स प्रथम, वो इस सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। उसने किताब लिखी द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज और उसमें उसने इस सिद्धांत के समर्थन में अपने तर्क दिए। ये कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा के जो निर्वाचन कहेंगे या नियुक्ति कहेंगे, राजा के होने में बेसिकली प्रजा का कोई हाथ नहीं होता है। जो राजा डिसीजन करता है वो ही फाइनल होता है, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं हो सकती। दूसरे इसके बड़े सिद्धांत के बड़े समर्थक थे रॉबर्ट फिल्मर। उन्होंने अपनी किताब पैट्रियार्का में इस सिद्धांत के समर्थन में तर्क दिए। फ्रांस में बूसे नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने भी लुई 14 के निरंकुश शासन को समर्थित करने के लिए इस सिद्धांत का जो है समर्थन किया। ये इस आधार पर उसके निरंकुश सिद्धांत को समर्थित किया। आप लुई 14 के बारे में जानते होंगे, उसी ने ये कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। एंड द स्टेट शब्द जो कोर्ट है ये फ्रांस के लुई 14 की है। ये एक निरंकुश शासक था। दैवी अधिकार सिद्धांत के पतन हो जाने के प्रमुख कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसका संविदा सिद्धांत का आना। संविदा सिद्धांत बेसिकली दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करता है ना, उसको बताता है कि ये तार्किक नहीं है। राजा को या राज्य को कभी भी ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि ये लोगों की आम सहमति से, यानी कि एक संविदा या समझौते के माध्यम से बना हुआ है। तो पहली बार जो सहमति का सिद्धांत है वो किसमें हमको देखने को मिला? सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में। इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पे आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक संविदा सिद्धांत ने ही पहली बार ये प्रस्थापित किया, पोस्टुलेट किया कि राज्य जो है वो न किसी बल का परिणाम है, वो न किसी देवताओं की निर्मित है, बल्कि वो लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर लोगों के द्वारा ही बनाई गई एक संस्था है। इस पे हम लोग लौटेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था लोकतंत्र का विकास, जिसने निरंकुशता को स्वीकार नहीं किया। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था आधुनिक मनुष्य का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। जब लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि धर्म और ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो ये कैसे मान लेते कि राजा को या राज्य को ईश्वर ने बनाया है। इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण कारक जो इसके डिक्लाइन में सपोर्ट किया जिसने, वो था जो लोग थे उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। खासतौर से ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक, रूसो और तमाम व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारकों ने इसकी कड़ी आलोचना की। अराजकतावादी विचारक भी ऐसा कभी स्वीकार नहीं कर सके कि राज्य जो है वो ईश्वर का ईश्वरीय संरचना है। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी। बेसिकली बहुत शुरुआती समय में राजा निरंकुश हुआ करते थे, आप सब लोग जानते हैं। लोकतंत्र का युग बहुत पुराना नहीं है। इसकी जो पहली शुरुआत मानी जाती है वो फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है, जहां पर लोगों के आमजन के अधिकारों की कुछ बात हुई और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जो 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के, उनका नारा दिया गया। उसके बाद वो अमेरिकी, हालांकि उससे पहले है अमेरिकी स्वतंत्रता, तो इस सब में और कई सारी क्रांतियों में हमको लोकतंत्र का भाव देखने को मिला। भारत एक पहला देश बना जिसने एक ही बार में सार्वभौम राष्ट्र मताधिकार को अपनाया, यानी महिलाओं और बाकी जितने भी आइडेंटिटीज हो सकती हैं उनको बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया। इस पे मैं बाद में लौटूंगा। अभी मैं ये कह रहा था, तो निरंकुश राजाओं ने अपने निरंकुश जो व्यवहार था या अपनी निरंकुश शक्तियां थी उनको लेजिटिमेट करने के लिए, लेजिटिमेसी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उनको वैध ठहराने के लिए, उनको सही ठहराने के लिए इन सिद्धांतों का या तो प्रतिपादन किया या फिर सहारा लिया। हालांकि इसी सिद्धांत को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन भी हुआ, बेसिकली धार्मिक सत्ता और राज सत्ता के बीच। जब जो पॉप हुआ करते थे, खासतौर से जो वेस्ट है उसमें, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया धार्मिक सत्ता को ऊंचा रखने के लिए, उसको सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, कि बेसिकली 2 तलवारें थी, है ना, जब ईश्वर ने ये धर्म गुरुओं को दी। एक थी धार्मिक सत्ता की और दूसरी थी राजनीतिक सत्ता की। तो कुछ पॉप्स ने ये कहा कि धार्मिक सत्ता की तलवार को जो पॉप थे या धार्मिक अधिकारी थे उन्होंने अपने पास रख लिया, और राजनीतिक सत्ता की जो तलवार थी उसको राजा को दिया, ताकि वो शासन कर सके और लोगों को नियंत्रित रख सके। आप ये समझते हैं कि जो व्यक्ति या जो संस्था पावर हमको देती है वही वापस भी ले सकती है। तो इस आधार पर राजा को या राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम किया धर्माधिकारियों ने।
हालांकि कुछ निरंकुश राजाओं ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि जो राजनीतिक सत्ता की तलवार है वो ही ईश्वर से सीधा प्रत्यक्ष रूप से राजा को मिली है, इसलिए वो किसी धर्म के या धर्माधिकारी के अधीन नहीं है, बल्कि धर्म ही या चर्च ही राज्य के अधीन है। इसको हम दो तलवारों का सिद्धांत और उसकी कंट्रोवर्सी के रूप में पढ़ते और पढ़ाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि क्यों दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को गढ़ा गया। अब हम दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, बल सिद्धांत या फोर्स थ्योरी, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति या बल सिद्धांत। ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राज्य उच्चतर शारीरिक बल का परिणाम है, ये इसकी मूल प्रस्थापना है। राज्य किसी भी प्रकार की सत्ता का प्रारंभ बलवानों द्वारा कमजोरों पर अपने अधीन कर लेने से होता है। वोल्टेयर इसका एक महत्वपूर्ण समर्थक है। उसने ये कहा कि द फर्स्ट किंग वाज ए फॉर्चुनेट वॉरियर। कह रहा जो भी पहला राजा रहा होगा, यानी कि एक ऐसा समय हम लोग कल्पना कर सकते हैं जब राज्य नहीं था। उसने कहा कि जो भी पहला राजा रहा होगा वो निश्चित रूप से एक बलशाली योद्धा रहा होगा। यह सिद्धांत सत्ता को ईश्वरीय नहीं मानता और उसकी ईश्वरीय संरचना, उसकी ईश्वरीय बनावट को अस्वीकार कर देता है। इसके समर्थकों में मैंने कहा वोल्टेयर हैं, ओपनहीमर हैं, उन्होंने किताब लिखी द स्टेट। जेम्स हैं, जेम्स की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ये कभी पूछी जाएगी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। इसका टाइटल ही ऐसा है कि पूछने लायक। ये जेम्स ने ये कहा कि ये साबित करने में बहुत बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समुदायों का जो अस्तित्व है वो किसी सफल युद्ध का परिणाम है या उसका कारण कोई सफल युद्ध रहा होगा। कुछ लेखकों ने बल शब्द का जो प्रयोग है वो व्यापक अर्थों में किया। उन्होंने कहा कि केवल शारीरिक बल नहीं, केवल भौतिक बल नहीं, बल्कि बुद्धि बल और धर्मत्व से प्राप्त बल, धार्मिक संस्थाओं से प्राप्त बल भी इसमें शामिल रहा होगा। हर्बर्ट स्पेंसर एक ब्रिटिश व्यक्तिवादी विचारक है। उसने राज्य की प्रकृति को सावयवी यानी कि ऑर्गेनिक बताया है। वो भी ये स्वीकार करते हैं कि सरकार का जन्म बुराइयों से हुआ है और इन बुराइयों की छाप अभी भी इस पर है। रूसो ने इसकी आलोचना की और कहा कि बल पर आधारित अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो तभी तक टिकता है जब तक बल रहता है। बल के समाप्त होते ही वो समाप्त हो जाता है। बल शारीरिक है, उसके सामने झुक जाना मजबूरी की बात है, इच्छा की बात नहीं। अधिक से अधिक वह होशियारी का काम हो सकता है। यानी कि ऐसे अधिकार जो बल पे टिके हुए हैं वो कैसे अधिकार हो सकते हैं, है ना। तो वो कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति का या बनावट का आधार है वो बेसिकली लोगों की इच्छा है। इसको हम सामान्य इच्छा के रूप में आगे पढ़ेंगे। मार्क्स और उसके सहयोगी, मार्क्स के जो सहयोगी हैं बेसिकली एंजिल्स, मार्क्स नहीं, उन्होंने लिखा कि बिना बल और लोह कठोरता के इतिहास में कोई भी सफलता नहीं मिलती है। विदाउट फोर्स एंड आयरन ब्रेथलेसनेस नथिंग इज अचीव्ड इन हिस्ट्री। मार्क्स बेसिकली बल सिद्धांत का समर्थक नहीं है, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि राज्य की उत्पत्ति में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है इसका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत को। इनको कंपैरिजन में पढ़ेंगे। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं सर हेनरी मैन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनकी महत्वपूर्ण किताब है। फिल्मर ने भी पैट्रियार्का में इसका समर्थन किया है। इनकी किताबों से आपको पता लग रहा है पैट्रियार्का यानी कि पितृसत्ता। और जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आलोचक हैं। हेनरी मैन ने ये कहा कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण और छत्रछाया में रहते थे। पितृसत्तात्मक सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, राज्य है, वो बेसिकली पितृसत्ता यानी कि एक जो सबसे वरिष्ठ पुरुष है उसकी परिवार पर नियंत्रण से शुरू हुआ होगा। आप ये देखते हैं कि भारत में अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है जहां पर आमतौर पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो घर के सबसे बड़े पुरुष के हाथ में होती है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत इसके विपरीत माता को या परिवार की सबसे जो बड़ी सीनियर महिला है उसको केंद्र में रखता है और ये मानता है कि जो शक्ति है वो उस महिला में यानी कि सबसे बड़ी महिला में केंद्रित होती है। तो पिता की जगह इसमें माता को रख दिया गया है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थकों में मैकलेन, जेम्स, बेचोफन, मार्गन और एंजिल्स प्रमुख हैं। एंजिल्स की किताब है फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884। पितृसत्तात्मक सिद्धांत में राज्य को केवल पितृसत्तात्मक परिवार का विस्तार माना गया और ये कहा कि परिवार से वंश बने होंगे, वंश से कुटुंब बना होगा, कुटुंब से कबीला बना होगा और कबीले से राज्य। इस तरीके से ये राज्य के विकासवादी यानी कि इवोल्यूशनरी थ्योरी के समर्थक भी बन जाते हैं। लेकिन मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक वो कहते हैं कि आप जो हस्बैंड शब्द है बेसिकली वो हस्बैंड्री से निकला है और हस्बैंड्री को हम पशुपालन के रूप में आज जानते हैं।
तो बेसिकली हस्बैंड जो होता था उसकी मुख्य भूमिका यह होती थी बहुत शुरुआत में कि वो खेती और पशुपालन में सहयोग करने वाले नौकर की तरह काम करता था, और शुरुआती जो युग था वो मातृ सत्तात्मक युग ही था। धीरे धीरे पुरुषों ने चालाकी से सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और पितृ सत्तात्मक जो समाज या परिवार या राज्य अस्तित्व में आए। ये दोनों सिद्धांत मुझे भी ऐसा लगता है कि राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करने से ज्यादा परिवार की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, और बेसिकली राज्य की प्रकृति कैसी है, वो मातृ सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। राज्य नाम की जो संस्था है वो संगठन में, कार्य में और उद्देश्य में परिवार से बहुत ज्यादा पृथक है, इसलिए परिवार की उत्पत्ति को राज्य की उत्पत्ति से मिला देना इस सिद्धांत की एक विफलता है या तो कमजोरी है। रिपब्लिक में भी प्लेटो ने स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात की, यानी कि प्लेटो को हम पहला नारीवादी विचारक कह सकते हैं। यहाँ तक आते आते हमने समझा राजनीति किसको कहते हैं, बेसिकली राज्य क्यों महत्वपूर्ण है, हम विचारधाराओं को कैसे समझ सकते हैं, और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, बल सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। कल को एक छोटी क्लास में, छोटी इसलिए क्योंकि अब हम एक बैकग्राउंड बना चुके हैं, एक प्राइमरी क्लास हमारी हो चुकी है, तो उन तर्कों को दोबारा से दोहराना नहीं पड़ेगा। एक छोटी क्लास में सामाजिक समता सिद्धांत और इवोल्यूशनरी या हिस्टोरिकल थियरी को पढ़ेंगे। वो दोनों थियरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अब हम लगभग रेगुलरली, मुझे लगता है कि तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपकी तैयारी निश्चित रूप से एक अच्छे स्तर तक पहुंच सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।